इधर सब खाली है कुर्सियाँ, सर सब कुर्सियाँ खाली है, इधर आइए आगे। भाई इधर इतना ऊपर कहाँ बैठे हो? इधर आओ। स्टार्ट करिएगा तो इशारा कर दीजिएगा कैमरा घुमा। ठीक है। अरे तो बिल्कुल आ रहे तब तो स्वागत है आप। मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैं खाना खाती हूँ, कैसे नींद आ रही हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो, ठीक है। नहीं पता चल गया वो आना ही मैंने सोचा अभी तक आपको पूछा क्यों? मानस इधर करो। ठीक ठीक। वहीं रखा है इसको। नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस एकल काव्य पाठ में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृष्ण मोहन झा जी, आचार्य और अध्यक्ष, हिंदी विभाग, असम विश्वविद्यालय सिलचर। प्रोफेसर सदानंद शाही जी, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। संजय कुमार जी, कोऑर्डिनेटर, मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र। और प्रोफेसर राजकुमार जी, कोऑर्डिनेटर, अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र। आप सभी का स्वागत है। आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्प भेंट करें। मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्प भेंट करते हुए हमारे मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर सदानंद शाही जी, प्रोफेसर राजकुमार जी एवं प्रोफेसर संजय कुमार जी। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर राजकुमार जी को कि हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा जी को अंगवस्त्र से सम्मानित करें।
स्मृति धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी प्रोफेसर संजय कुमार जी से कि आप अध्यक्ष हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर सदानंद शाही जी का अंग वस्त्र से सम्मान करें। धन्यवाद सर। मुझे नदियों के प्रवाहित इतिहास में मिलती है गुफाओं के चित्र लिखित स्वप्न से फूटकर बाहर भागती आती हुई इस जीवन की आदि नदी, और इसके गर्भ से डूबी हुई अस्थियां कहती हैं बीते समय की अखंडित व्यथा। मिट्टी और पानी से जन्म लेते हुए मुझे दिखते हैं शब्द, घास की तरह लहलहाती हुई दिखती है भाषा, और अपनी प्रत्येक परिभाषा को तोड़कर अंततः बाहर आता हुआ दिखता है मनुष्य। मैं उसकी हर एक बूंद के सामने अपना मस्तक झुकाता हूँ। यह कविता नदी घाटी सभ्यता हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कृष्ण मोहन झा जी ने लिखी है। कविता में कुछ ऐसा सम्मोहन है कि उसे पढ़े बिना रहा नहीं जाता। आपका संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आवाज नहीं आ रही ना, थोड़ा आवाज बढ़ा। हेलो, आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। हिंदी में समय को चीर कर और मैथिली में एकटा हिरायल दुनिया प्रकाशित हुई। आपने विद्यापति के पदों का एक संकलन भनई विद्यापति का संपादन भी किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर झा की असमी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, नेपाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में कविताएं अनुदित और प्रकाशित हुई हैं। आप कन्हैया स्मृति सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, कीर्ति नारायण मिश्र कविता पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। जैसा कि हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शाही जी ने कहा कि ये हमारा सुखद सौभाग्य संयोग ही है कि आज प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा हम सभी के बीच में मौजूद हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में अब मैं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राजकुमार जी से आग्रह करूंगी कि आप स्वागत वक्तव्य के लिए आए। प्रोफेसर राजकुमार जी। ये संभवतः मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के दोबारा शुरू होने के बाद पहली बार हम किसी कवि को सुनने जा रहे हैं। कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी सभ्यता के प्रारंभ में ही कविता है, यह काव्य है, और वो काव्य भी
हिंसा के विरोध में जो शोक है उससे उत्पन्न होने वाला काव्य है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो भारतीय सभ्यता में काव्य और साहित्य हिंसा के विरोध में, अहिंसा के पक्ष में और करुणा के साथ खड़ी आपको प्रतीत होती है, आदि से लेकर अभी तक। और उसके समकालीन हस्ताक्षर कृष्ण मोहन झा जी हमारे बीच में है, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि भविष्य में जब 21वीं सदी के इन 2 या 3 दशकों की हिंदी कविता का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कृष्ण मोहन झा जैसे कवियों का नाम चुनिंदा प्रमुख उल्लेखनीय कवियों के रूप में दर्ज किया जाएगा। कृष्ण मोहन झा की कविता न सिर्फ आज के भारतीय समकालीन समाज को संबोधित है, बल्कि वो भविष्य के कुछ द्वार भी खोलती है। भविष्य की कविता का क्या स्वरूप हो, इसके संकेत भी उनकी कविता में मिलते हैं। ये दिलचस्प है कि, और जैसा कि आपको बताया गया लेकिन शायद नहीं बताया गया, कि अगर मैं संगीत वालों का जैसे परिचय दिया जाता है उस अंदाज में परिचय दूं तो कृष्ण मोहन झा ने साहित्य की शिक्षा प्रोफेसर केदारनाथ सिंह से ली। और अगर आप उनको देखें या उनकी कविताओं को पढ़ें या सुने तो एक झलक आपको उनके व्यक्तित्व में केदारनाथ जी की मिल जाएगी। और उससे भी ज़्यादा सुखद आश्चर्य ये है कि आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सदानंद शाही जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, 2 विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व कुलपति और भविष्य के कुलाधिपति, उनका भी प्रोफेसर केदारनाथ जी जो मेरे भी गुरु रहे हैं, उनके साथ गहरा सानिध्य रहा है। तो इस तरह के 2 लोगों को एक साथ पाकर हमारी खुशी तो समा नहीं रही। आप भी और प्रसन्न होंगे जब उनकी कविता का रसास्वादन आप करेंगे, वो अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। इस संक्षिप्त परिचय या भूमिका के बाद मेरा ख्याल है कि कृष्ण मोहन झा जी को पर्याप्त जितना वो चाहें उतना समय दिया जाना चाहिए कि वो अपने कविता की कुछ चुनिंदा वानगी यहाँ पर पेश कर सकें, जिससे उन लोगों को भी उनकी कविता के स्वभाव का कुछ अंदाज लग जाए जिन्होंने उस तरह से उनकी कविताएं पहले नहीं पढ़ी हैं। तो एक बार फिर से मैं सभी लोगों का, हमारे शिक्षक बंधुओं का, विद्यार्थियों का और जो भी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए उन सबका अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र की ओर से स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग और सानिध्य भविष्य में भी हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। धन्यवाद। ऊर्जा मिलती है, लगता है कि कुछ काम कर रहे हैं। नमस्कार। अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सदानंद शाही जी, अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर राजकुमार और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के समन्वयक संजय कुमार जी एवं उपस्थित विद्वानों, आलोचकों, सहृदयों, कला रसिकों, विद्यार्थियों और मित्रों, मेरे लिए इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए गए कि मुझे शक है कि मैं उसे अपनी कविताओं के मार्फत प्रमाणित कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन एक चीज़ तो मुझे लगती है कि कविता लिखने के क्रम में, प्रक्रिया में
शायद मैं, जो हमारी काव्य परंपरा है, उसकी देहरी पर मैं चप्पल खोलकर जरूर आ गया हूं। नहीं तो जो इतने रसिक हैं, है कि एक चंद्र तमो हंती न चतारा सहस्र। यहां तो मैं देखता हूं कि नक्षत्रों की गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, जिन्हें मैं पढ़ता रहा हूं। हमारे समवयस्क सब मौजूद हैं यहाँ, और भविष्य के बहुत सारे अध्यापक, कवि जो यहाँ बैठे हैं। मेरे लिए यह सचमुच विरल क्षण है। आप सबका और राजकुमार जी का, संजय जी का, शाही जी का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ कविताएं आपके समक्ष रखता हूं। मेरे लिए हमेशा दुविधा रहती कि कौन सी कविताएं पढ़ूं, तब जबकि ज्यादा, अच्छा आवाज थोड़ी ज्यादा कर दीजिए, है ना जी। अच्छा ये मैक्सिमम है, तो मैं ही आवाज बढ़ा देता हूं जी। तो कुछ लंबी कविताएं हैं, हो गई हैं। हर कविता आंदोलन में कुछ नई चीजें आती हैं, कुछ का जोर भी रहता है कि शायद ऐसा कुछ किया जाए। मैंने ऐसा कोई प्रयत्न किया नहीं। कविता लिखी, वो लंबी हो गई जी। अच्छा हाँ नीचे कर देता हूँ। ये ठीक है क्या? ये ठीक है जी जी। तो कुछ कविताएं प्रस्तुत हैं। क्या आपको याद है, कोई नैतिक आग्रह नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं, कोई नागरिक अपेक्षा नहीं, एक अंतहीन बड़बड़ाहट और निरर्थक दावे के घमासान से किसी तरह बचते हुए, धूल सी उड़ने वाली, पत्ते की तरह झड़ने वाली एक सहज इच्छा से भरकर यह जानने चला आया हूं आपके पास कि पिछली बार कब बारिश में आपने जी भरकर नहाया था और जीवन का दुर्लभ वरदान पाने की कृतज्ञता में धरती पर एक हरा लगाया था। क्या आप बता सकते हैं कि पिछली बार कब खुद को छोटा बनाए बगैर दूसरे को आपने बड़ा बनाया था और अपने स्तर पर इस दुनिया को थोड़ा कोमल बनाने के लिए बस्ती की ओर जाने वाली पगडंडी से एक कांटा हटाया था? क्या आप कह सकते हैं कि पिछली बार कब आकाश को बाहों में भरकर आप घास की तरह खुले मैदान में सोए थे? क्या आपको याद है दूसरे के दुख में पिछली बार आप कब रोए थे? एक कविता है 8वां दिन। सप्ताह का एक भी दिन ऐसा नहीं जो बचा हो निष्कलंक अब, और जिसके हाथ निष्कलुष और दिल बेदाग हो। सोमवार की छाती पर अब भी हिरोशिमा के चिथड़े बिखरे हुए हैं। वहां ज्यों का त्यों खड़ा है मौत का एक स्याह और मशरूम जैसा दरख्त। मंगलवार तो लोरका के खून से रक्त रंजित है ही। यही वह दिन है जब समुद्र की तरह उमड़ते हुए एक कवि को स्पेन के भक्तों ने क्या से क्या बताकर मार डाला, और गुजरात के दंगे के कलंक से बुधवार बच नहीं सकता, जहां की दुर्लभ शाकाहारी प्रजाति ने इसलिए सैकड़ों लोगों को कबाब की तरह भून डाला क्योंकि वे पश्चिम की ओर मुड़कर किया करते हैं पूजा। मेरे पिता के जलने की गंध बृहस्पतिवार के फेफड़े में फैली है तेजाब की तरह। मेरे भैया की चंदन जैसी देह बृहस्पतिवार की ही आग में अब भी राख हो रही है।
30 जनवरी को जो कहीं से भागता आया था प्रार्थना सभा में उस दिन, उन 3 हिंदू गोलियों से आहत और अचेत वह शुक्रवार अब भी तड़प रहा है। ध्यानमेन चौक पर उद्विग्न और लाचार यह बेचारा शनिवार भी बराबरी और मैत्री और कम्यून के दावे का शिकार होकर लहूलुहान और मृत पड़ा है। और लोकप्रिय इतवार की इस सच्चाई से भला कौन है अनभिज्ञ कि प्रथम विश्व युद्ध के मृतकों के सूखे खून से उसका रंग और गाढ़ा हुआ है। दोपहर की विलंबित उपासी में खर्राटे भरता रहता है उसका कलंक। रक्त रंजित इन 7 दिनों में टांका हुआ मैं, मनुष्य होकर मनुष्य से हांका हुआ मैं, तुरपाई के एक घर से छिटक कर उस समय से चुरा लेता हूं एक चुटकी चुपचाप, जो अबोध बच्चों की दूधिया आंख में झिलमिलाता है, उनके शिशु आश्चर्य और उत्सुकता की उज्जवल धूल में निष्पाप, और पूरी दुनिया से नजरें बचाकर रात के निविड़ अंधकार में जब एक चांडाल भी नींद की मदिरा पीकर घुलट जाता है, एक सादे पन्ने पर अवनत में धीरे से गढ़ता हूं सप्ताह का 8वां दिन। 8वें दिन को मैं अपना रक्त देता हूं, 8वें दिन को निकाल कर देता हूं अपने नेत्र, 8वें दिन को अस्थि देता हूं अपनी, 8वें दिन को अर्पित करता हूं अपना सुंदर असुंदर जीवन। 8वें दिन की नन्ही हथेलियों पर ओस में भीगे श्वेत चंपा के कुछ फूल रखता हूं। 8वें दिन की पलकों पर आकाश से लबालब चुंबन के मैं बिरवे लगाता हूं, और 8वें दिन की निगरानी के लिए लिखता हूं कविताएं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, मगर अपने गांव से बहुत दूर जुताई करने की नौकरी मिली है मुझे। कक्षाओं में घूम घूम कर ऐसे पढ़ाता हूं जैसे परती खेत में हल चला रहा हूं, और मैं बोलता नहीं, दरअसल अपनी भाषा के विशाल पैतृक बखार से धीरे धीरे अनाज निकालता हूं। ये देखिए, बीज है मेरे शब्द, अपने जोते हुए खेत में रोज मैं इन्हें बोता हूं। खेत के बारे में सोचे बगैर इस जीवन की मैं कल्पना नहीं कर सकता, और कहता हूं जीवन तो शीत बारिश और धूप में बैलों के साथ जुतते हुए बड़े भाई मुझे दिखाई पड़ते हैं। जो मेरे पास बैठते हैं वे जानते हैं कि मेरी देह से हमेशा हरी गंध आती है, मेरी सांसों से होकर हरी हवा गुजरती है साए साए, और मेरे शरीर में मेरुदंड की जगह खड़ा है एक छतनार वृक्ष। मेरी जिह्वा पर नाजुक घास उगी है, मेरी नसों में बहता है हरा रक्त। लोगों का तो यह भी कहना है कि चलता हूं तो मेरे पैरों से हरी आवाज आती है। मैं खाने बैठता हूं तो पीढ़े के चारों ओर पानी उपजते मिल जाते हैं गांव के तमाम लोग। थाली में भात और तरकारी देखते ही धुएं में सींझती मां की भरी आंखें नजर आती हैं, और कौर उठाता हूं तो 1000 किलोमीटर दूर से भी फाल की चमक पिता की आंखों में मुझे परावर्तित होती दिखाई देती है। लेकिन अगले ही क्षण यह चमक उनके धूसर चेहरे की झुर्रियों में कहीं खो जाती है, और इस देश में उनकी हालत असंख्य किसानों की निरीहता का मानचित्र बन जाती है, और याद दिलाती है कि असली लड़ाई अभी बाकी है। अभी उसका नाम आलू और टमाटर है। ट्रैक्टर पर लदा हुआ वह
चावल दाल गेहूं का बोरा है, अभी ट्रॉली में जमा किया कच्चा केला है वह, अभी वह भरना पर लगी हुई जमीन है, अभी वह जेबों में रखी सल्फास की गोलियां हैं, अभी वह जेबों में रखी सल्फास की गोलियां है, अभी पेड़ से झूलता हुआ शव है वह, दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र की लाठियों से घायल सर के फटने से अभी वह खून का छूटता हुआ फव्वारा है। इस फव्वारे को मैंने दूध में बदलते देखा है, इस फव्वारे को मैंने अन्न में ढलते देखा है, इस फव्वारे में मैंने लोहे को पिघलते देखा है। मैं इस फव्वारे का वंशज हूं, इसलिए अपनी कक्षाओं में उपस्थित समय के प्रत्येक संस्करण को जोतना, कोड़ना और बोना सिखाता हूं। धन्यवाद। एक थोड़ी लंबी कुछ कविताएं हैं। एक है उसकी खोज। शायद मैं बाहर इतनी लंबी कविताएं न पढ़ूं, लेकिन यह जिस तरह की उपस्थिति है तो प्रस्तुत है। उसकी खोज। यों समृद्धि से भरा पूरा था बचपन का वह आकाश, सिर्फ एक चीज थी जो नहीं थी हमारे पास, जैसे चूता हुआ एक घर था, धुएं में हांफता एक लालटेन था दालान पर लटकाने के लिए, दवा की शीशी से बनाई गई एक डिबिया थी जो रसोई के बाद ताक पर ऐसे रखी जाती थी कि घर के साथ आंगन भी प्रकाशित रहे। ढहता हुआ एक कुआं था जिसमें एक गरई मछली चक्कर काटती रहती थी दिन रात। गुड़ियाम में प्रायः भूखे दो बूढ़े बैल होते थे बंधे, जिनकी सजल आंखें विकल रहती थी हमेशा। रसोई में मिट्टी के 2 चूल्हे और कुछ बर्तन थे। तुलसी का चौरा था आंगन के एक कोने में। सांझ में जिसकी पत्तियों को टूंगने से पहले चुटकी बजानी होती थी। ड्योढ़ी पर कटहल का एक गाछ था जिसके केसरिया पत्ते से हम अपने खरगोश बनाते थे। मुंडेर की ओर अग्रसर पोए की लतर थी छप्पर पर, जिसके पके बीजों के गुच्छे से हम अपनी एड़ियां रंगते थे। ठाकुर बाड़ी के पीछे कपास के 2-4 गाछ भी थे, जिसकी रुई से दिन भर दादी सूत काटती रहती थी पीतल की तकली पर। कुदाल थी एक जो घिस घिस कर खुरपी बन गई थी। देहरी पर ठंडे पानी की एक सुराही थी रखी। फूल के छोटे लोटे थे 2 और एक प्रागैतिहासिक कालीन छाता भी था। इनके अतिरिक्त दादी की रहस्यमयी पोटली थी जिसमें इतनी बड़ी दुनिया अपने हाथ पैर समेट कर छुपी रहती थी और कभी ना मिटने वाली चिर अतृप्त भूख थी हमारी। यानी उजड़ी हुई एक संपन्नता थी हमारे पास, सिवा उस मर्मांतक खालीपन के जिसे झेलते हम सब थे, लेकिन उसके बारे में कभी कुछ बोलते नहीं थे। पता नहीं उस दिन, उस घड़ी, उस समय, वह अप्रत्याशित क्षण किस बाम्बी, ये आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? अच्छा, पता नहीं उस दिन, उस घड़ी, उस समय, वह अप्रत्याशित क्षण किस बाम्बी, किस सुरंग, किस कंदरा से निकलकर मेरी जिह्वा पर बैठ गया था आकर, जब दादी से जाकर मैंने पूछा था, मेरी मां कहां है दादी? मां को कभी देखा नहीं था मैंने। घर में नहीं थी उसकी एक भी तस्वीर। वह पिता के अवसन्न मौन में चुपचाप बैठी रहती थी, या हमारे लिए उत्पन्न स्त्रियों की दयालुतापूर्ण आंसुओं में छलछला आती थी। यह बात जरूर सुनाई देती थी कि अलग अलग मात्रा और विभिन्न संयोजनों में तरह तरह से वितरित थी वह हम भाई बहनों में।
लेकिन अब उसे साबुत देखने की मन में उठ रही थी अजीब और उत्कट धुन। दादी ने भांप लिया उसी क्षण कि उसका छोटका पोता बासी रोटी और गुड़ से बड़ा हो गया है। समेटकर मुझे पुचकारते हुए उसने कहा, बेटा तुम्हारी मां नहाने गई है उत्तर बरियाधार। उत्तर बरियाधार? पता नहीं कहां किधर कैसी धार थी वह, जहां से नहाकर लौटने में इतने दिन लग रहे थे मां को। उसकी राह देखते देखते मेरे जोड़ टटाने लगे, पेट में मरोड़ उठने लगी भूख से, और फिर पता नहीं कब और कैसे सो गया मैं। अगले दिन आम और कटहल के गाछ के पीछे से सुबह निकली धीरे धीरे। फिर सूरज बैलों की घंटियों को टुनटुनाता हुआ खेत जोड़ने लगा, मेड़ बांधने लगा। फिर घरों की मुंडेर पर दिन पगड़ी लपेट कर बैठ गया, और फिर सांझ बैलगाड़ी के पीछे पीछे दबे पांव पहुंच गई गांव। फिर रात हुई, फिर सुबह और दोपहर और फिर शाम। फिर अगले दिन दोपहर में जब बड़ी बहन सुस्ता रही थी करके घर के काम, उससे सटकर बैठते हुए फुसफुसा कर पूछा मैंने, दीदी नहाकर कब लौटेगी मां? चौंक कर शीतल पार्टी पर उठ बैठी वह। उसकी आंखों में कुछ भय, संशय और प्रेम की सजलता थी। मेरे रूखे सूखे बाल पर हाथ फेरते हुए कहा उसने, बाबू क्या चाहिए, लेमन जूस खाओगे? नहीं, लेमन जूस नहीं, मुझे मां चाहिए थी, या कम से कम चाहिए थी उसकी कोई भी खबर। मैंने देखा कि भगवती घर की शीतल देहरी पर छोटकी दीदी कन्या पुत्रा से खेल रही थी। उसके बगल में जाकर मैं चुपचाप खड़ा हो गया। मेरे उदास चेहरे को देखते हुए उसने अपने खिलौने की डलिया को एक ओर सरका दिया और बोली, आओ। उसके पीछे पीछे चलते हुए हम अपने टोले से बाहर आ गए। बांस के एक जंगल को पार करते हुए एक पेड़ के पास आकर हम दोनों रुक गए। तब बहन ने धीरे से मुझे कहा, उधर देखो बाबू। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो। मैंने कहा, यह तो बबूल का पेड़ है दीदी। उसने कहा, ऊपर देखो ना। मैंने कहा, ऊपर भी तो पेड़ ही है। इस बार झुककर अपनी उंगली से मुझे दिखाते हुए उसने कहा, उस टहनी पर बैठी हुई तुम्हें मां नहीं दिख रही? मैंने कहा, वह तो चिड़िया है दीदी। उसने कहा, हाँ, हमारी मां अब चिड़िया बन गई है। नाम है उसका नीलकंठ। वह अब बबूल के इसी पेड़ पर रहती है। मैं आश्चर्य से देख रहा था अपनी उस मां को जो अब चिड़िया थी, और जो ऊपर से हमें निहार रही थी, और जो फिर भी हमारे करीब नहीं आ रही थी। उसे एकटक देखते हुए मैं उस गाछ की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसके नजदीक पहुंचा वह फुर्र से उड़कर शीशम की टहनी पर जा बैठी। मैं शीशम के पास गया तो वह उड़कर जामुन के पेड़ पर चली गई, और मैं दौड़ते हुए जब जामुन के नीचे पहुंचा वह उड़कर नीले आसमान में कहीं विलीन हो गई। मेरी आंखें सहसा भर आईं। रुआंसा होकर मैंने बहन से कहा, मां वाली चिड़िया तो कहीं चली गई दीदी। उसने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कल वह लौट कर फिर आएगी बाबू। लेकिन मेरे लिए कल आकाश की फुनगी पर लगा फल था, जिस पर नहीं था मुझे थोड़ा भी भरोसा, मगर कुछ कह नहीं पाया। मुड़ मुड़ कर देखते हुए मैं बहन के साथ लौट आया। दालान पर पहुंचकर कुएं से पानी खींचकर उसने अपने और मेरे पैर धोए। फिर ठाकुरबाड़ी के आगे हर श्रृंगार के फूल चुनने वह बैठ गई, और मैं आंगन बड़ी बहन के पास तुरंत चला आया। आज मेरे सामने जीवन का इतना बड़ा रहस्य था खुला, जिसे फौरन उसे बताना जरूरी लगा। मैंने देखा कि कटहल के गाछ की छां आधे से अधिक आंगन को भिगो चुकी है, और मध्यम होती धूप दीदी के पैरों पर चढ़ती आ रही है। एक पल के लिए तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। उसके चेहरे पर मुझे दिख गई सहसा एक अलभ्य एवं अदृश्य स्त्री की आत्मीय छाया। मैं समझ गया वह मां वाली चिड़िया सोई हुई दीदी में आकर समा गई है।
और मेरे आंगन लौट आने की राह देख रही है। मैंने उत्तेजना में कहा, ये देखो दीदी, मां तो तुम में छुपी हुई है। वह धड़फड़ाकर उठ बैठी और आंखें फाड़कर मुझे टुकुर टुकुर देखने लगी। उसके चेहरे पर क्षण भर पहले जो हमारी मां उगाई थी, वह फिर अचानक चिड़िया बनकर कहीं उड़ गई। एक दूसरी कविता है। देह तो आखिर देह ही है, कौन नहीं जानता पुरुष के शरीर की बनावट, कौन स्त्री देह की संरचना से है अनभिज्ञ। लेकिन आजकल जितनी दूर तक नजर जाती है, एक प्रचंड आक्रमण की तरह देह ही देह नजर आती है। कोई लय नहीं, कोई कोमलता नहीं, हृदय के सबसे प्राचीन तट पर किसी पद चिन्ह को संजो रखने की विकलता नहीं। देह से परे किसी अज्ञात आलोक के स्पर्श के लिए कोई सपना नहीं। ओस में भीगे फूल की तरह प्रेम से भारी होकर घास के आगे झुक जाने की कामना नहीं। रेस्तरां से लेकर रूम तक जाने में जितना समय लगता है, अगर कह सकते हैं तो उतना ही बचा है हमारे युग में रोमांस। एक और कविता है, आषाढ़ का एक और दिन। यहाँ सारे विशेषज्ञ ही हैं, तो इसमें एक रेनकोट फिल्म का भी जिक्र आया है। बाकी जो कहानी और बीच में एक जगह आषाढ़ का एक दिन की पंक्ति भी आई है। यह भी थोड़ी लंबी है। चांदनी चौक, सेंट्रल एवेन्यू, महात्मा गांधी रोड, गिरीश पार्क, शोभा बाजार से श्याम बाजार होते हुए मैं बेलगछिया उतरता हूं और दाईं ओर से निकलकर शरद पल्ली के लिए रिक्शा लेता हूं। मेरी जेब में रखा हुआ उम्मीद का टुकड़ा है एक, जिसे बार बार निकाल कर देखता हूं और रखता हूं। अपने नाम से छलक कर सड़कों पर कलकत्ता आबाद बह रहा है। उबले हुए चीनियां बादाम की तरह भारी हवा गर्भवती स्त्री सी ठहरी हुई है। उसकी देह से सरसों तेल की झांस के संग पेट्रोल की गंध निर्बाध उठ रही है और उसके अनगिनत अजनबी बेचैन कंधे एक दूसरे से रगड़ खाते कहीं बढ़ते जा रहे हैं। महानगर की धूल और धुएं से बनी छप्पर में छेद करती घोड़े की टापों जैसी बूंदें यहां वहां पड़ने लगी हैं, जिनके बीच से गुजरते हुए मैं रिक्शे से उतरता हूं और पूछ पूछ कर एक गली में बढ़ता हूं। और अब 3/12 बी के दरवाजे पर अनेक वर्षों के अकथनीय भार के साथ खड़ा हूं लाचार, और किवाड़ के उस पार बरसों पहले छूट गए समय को खटखटाता हूं और पाता हूं कि एक दुबली स्त्री जिसने साड़ी के साथ अपनी आत्मकथा भी पहन रखी है, धीरे से खोलती है दरवाजा, जिसके बाहर मैं प्रतीक्षा में भखरता हुआ खुद को न्यूनतम बनाकर घर में प्रवेश करता हूं। यह वही घर है जिसने मुझे बेघर किया है और उसी घर में चाय पी जा चुकी है, नाश्ते जैसा भी हो चुका है कुछ, कुशल क्षेम के आदान प्रदान और गांव के नए पुराने समाचार भाव बनकर उड़ चुके हैं। घर के बर्तन और खिड़कियों के कांच पर उनकी अदृश्य सतह फैल गई है, लेकिन हमारे सामने एक विकट और असहनीय समय जस का तस पड़ा है। उसे छूते ही एक विकराल भुजंग अपनी जीभ लपलपाता हुआ निकलेगा और हम दोनों को फौरन पत्थर बना देगा। इसलिए उसे छूने से हम कतरा रहे हैं और एक दूसरे की कातर आंखों से बचने के लिए बतियाते हुए इधर उधर देख रहे हैं।
बारिश तेज हो गई है। छत पर और बाहर उसकी छटपटाहट संगीत में बदल चुकी है और पानी के घोंसले में मिट्टी की चिरई दुबक गई है। उमड़ती हुई स्मृतियों का एक पंख चक्कर काटता हुआ समय के वृक्ष पर आकर अटक गया है। वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूं। नहीं, मैं नहीं हुआ। उज्जैनी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कविता ने अपने वाण से मुझे किया नहीं है विद्ध। इस मामूली जीवन को किसी उदात्त दुख ने कभी छुआ नहीं है। मैं किसी राजपाट को हठात त्याग कर भी नहीं लौटा हूं। न मेरा नाम राजू है, न मेरे पिता कोशी प्रोजेक्ट में तहसीलदार थे कभी, न मैंने इस लड़की के लिए अमियां तोड़ी है बचपन में, न महुए के फूल चुने हैं 4 बजे भोर में जगकर, न इसकी धार पर अपनी नजरों से सान चढ़ाई है, न किसी गौशाला के अंधकार में इसके होठों को अपने होठों से किया है बंद, न मिट्टी के कच्चे बर्तन जैसे इसके सौंधे स्तनों को अपनी सांस की आंच में कभी पकाया है, और न ही इसकी शादी में छुप छुप कर अनाथ बच्चे की तरह मैं रोया हूं। वह कोई और राजू था, मेरे ही नाम का कोई दूसरा लड़का, मेरे ही चेहरे को पहनकर यहां वहां भटकने वाला। और मेरे सामने जो बैठी है अभी, यह भी मल्लिका नहीं, शांति है। हालांकि यह भी उसी घर में पैदा हुई है, इसे भी थोप दिया गया है वैसा ही एक जीवन, और किसी समर्थ विलोम ने एक दिन इसे भी हासिल कर लिया है। लेकिन नहीं, यह शांति नहीं, जैनेन्द्र की सुनंदा है। 100 वर्ष पहले किसी कालिंदी चरण के घर में आग से यही राख हो रही थी। रोज की मालती भी यही है। बिना किसी अपराध के शाप की मर्मांतक छाया अभी भी इसके ऊपर मंडरा रही है। यह रेनकोट की नीरजा या नीरू है, जो एक फटी हुई कथरी को कई सालों से अपना जीवन कहती आ रही है। मैं उन्हें समय के अलग अलग दराजों से निकलकर आते आवाजों की तरह घन घनाते, पानी जैसे हहराते, एक दूसरे में घुलते मिलते, भाप बनकर उड़ते, रूप बदलकर सूखे पत्तों की तरह टूटकर बिखरते, और फिर हवा में उड़कर दूर जाते हुए देखता हूं और समझ नहीं पाता कि यह व्यक्त है या अव्यक्त, यह जागरण है या स्वप्न, यह यथार्थ है कि कल्पना। एक अजीब भंवर है इस जीवन की संकल्पना, जिसमें सुनंदा और विलोम, शांति और कालिदास, मल्लिका और मैं, नीरजा और कालिंदी चरण सभी चक्कर काट रहे हैं, जैसे धरती काट रही चक्कर लगातार, जैसे ऋतुएं आ जा रही हैं। अपने हिस्से की व्यथा से कीनित मैं देखता हूं बाहर। बारिश आकर चली गई है और सूरज ने अपनी चरखी पर किरणों को समेट लिया है। यह लौटने का समय है, कहने और सुनने का समय बीत गया है। चाय कप के इर्द गिर्द और फर्श पर तमाम शब्द बिखरे हुए हैं, और अनकहा जो गुमसुम था तब से बैठा हुआ उठकर मेरे साथ अब चल पड़ा है। एक बेबसी दरवाजा खोलती है धीरे से, एक लाचारी याचना में डबडबाती है, एक पराजित नजर अंतिम बार देखती है उसकी तरफ। एक गीली सांझ उस गली में बेदम लड़खड़ाती है। बिल्कुल एक अलग तरह की कविता आपके सामने। धत। धत चाय बिस्कुट नमकीन, धत चुटकुलों और निंदाओं और नकली ठहाकों। ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर ध्यान कहीं गया है तो। धत चाय बिस्किट नमकीन, धत
चुटकुलों और निंदाओं और नकली ठहाकों, धत होड़ लेती विनम्रताओं और खोखली सुंदरताओं, धत राजनैतिक रूप से सही कविताओं और पुरस्कार के लिए लार टपकाती जिह्वाओं, धत बर्थडे, मैरिज डे, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, हेल्थ डे, ड्राई डे आदि, धत महंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट, धत जीवन बीमा और मेडिकल इंश्योरेंस, धत होम लोन, आरडी, जीपीएफ, पीपीएफ, धत शर्मा, वर्मा, गुप्ता, कुमार, मिश्रा, चौहान, राव, रंजन, झा इत्यादि, धत रेंगने रिरियाने की भाषा, धत एक कील में कब से ठुकी हुई मनुष्य होने की सर्वोत्तम परिभाषा। इन भाषाओं और परिभाषाओं को तोड़ फोड़ कर, अपने सारे कपड़े लत्ते छोड़कर निष्कवच और निर्वस्त्र मैं निकल जाना चाहता हूं एक ऐसी अंतहीन यात्रा पर, अपनी त्वचा तक उतार देना शामिल हो जिसमें। फिर देखता हूं वह कौन है जो आता है मेरे साथ और कौन रक्त से छलछलाते मेरे शरीर पर फेंकता है पत्थर। और अंतिम कविता, एक सेकंड, वर्षा। यह भी थोड़ी लंबी है। सबसे पहले, अच्छा बीच में दो तीन गद्य में कहने की, वाक्य कहने की अनुमति दें। प्रभात हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में साथ साथ रहे हैं, वहाँ के जो प्रकृति है बहुत ही आदिम रूप की है, वैसी ही बारिश, वैसा ही अंधकार, वैसी ही चांदनी, सारा कुछ वैसा ही, बहुत आदिम, बहुत प्रिमिटिव उसका ये है। तो वर्षा का जो अनुभव ही भी है बहुत अलग है। सबसे पहले क्षितिज के उस नारंगी चौके को अपने जामुनी रंग से लीपती दिखी वह, फिर उसका इरादा नशे की तरह आसमान पर छाने लगा। तब गड़गड़ाने लगा आकाश का विशाल मृदंग और बिजली का अनोखा हंसिया गोधूली की घास उड़ाने लगा। उसके बाद तूफान की तरह हाथी दूर से ही आती हुई सुनाई पड़ी वह, लगा कि आज समुद्र को अपने साथ लेकर आई है। और तब फौरन बांस के झुरमुट में वह धड़धड़ाती हुई घुस पड़ी, जहां झूमते आपस में रगड़ खाते बांसों के साथ वासना में तपते पेंग ले रहे थे सांप और झरझराने लगी। फिर मैंने देखा कि टीन के छप्पर पर उसकी बूंदें कटहल के कोई की तरह धप धप गिर रही हैं। उसके बाद बरामदे पर मेरे पास आकर वह मूंग की पकी हुई छीमियों की तरह चनक कर उड़ने लगी। उसकी छींटों से मेरे कुर्ते पर छोटे छोटे फूल उगाए। मेरे चश्मे पर उसकी बूंदें डबडबाकर अटक गईं और अपनी शीतल उंगलियों से वह मेरे पैरों को गुदगुदाने लगी। उसके आदिम स्पर्श से मैं सिहर उठा। देखते देखते उस स्पर्श से टघर कर स्मृतियों की एक हरी भरी लकीर मेरे बचपन में चली गई, जहां खेत पथार, गाछ पात, चिड़ई चुनमुन, चंदा तारे और आसमान सब घूम घूम कर मेरे पास ऐसे लौट रहे थे जैसे उन्हें मेरी ही प्रतीक्षा थी। मैं सीधे वहां गया जहां पर दादी मिट्टी के मेरे स्वर्णिम खिलौनों को अपनी पुरानी धोती के टुकड़े में सहेज कर रखती थी और समय समय पर गुड़ की तरह निकाल कर देती थी मुझे। लेकिन वहां कुछ न था, अब केवल निर्जनता थी जो निरंतर बरस रही थी। बेकल होकर मैं धान के उस खेत की ओर भागा जो तमाम पेड़ों, झाड़ियों, झुरमुटों को पार करने के बाद पीपल के गाछ के पड़ोस में शीतल पाटी सा बिछा रहता था और जिसकी मेड़ों पर बगुले योगाभ्यास में तल्लीन दिखते थे। लेकिन वह रास्ता थोड़ा चलकर कहीं विलीन हो गया और वे हरे पीले नीले दृश्य पिघल कर मेरी आंखों में वापस लौट आए। तब मैंने इमली के पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया।
या तो जाती हुई मेरी आवाज किसी जाले में अटकी रह गई, या वे लोग कहीं और चले गए। अपने आंगन में मेरे हताश लौटते ही बिजली चमक उठी और वर्षा के साथ ओले झरने लगे। हर्षातिरेक में मैंने छोटी बहन को पुकारा, कामिनी कहाँ हो तुम, बाहर आओ और देखो यह क्या है। वह अपनी देह और चेहरे से किसी तरह राख झाड़ती हुई दौड़ती आई। उसके एक हाथ में देगची और दूसरे हाथ में छिपली थी। देगची को हेलमेट की तरह पहन लिया मैंने और उसने अपने माथे को छिपली से किसी तरह ढक लिया। फिर हम भाई बहन बीच बीच कर ओले कुड़कुड़ाने लगे। इसी बीच सुदूर गंगा से निकलकर आ गए बड़े भैया और हम दोनों को समेटकर उसारे पर ले गए। दादी कटहल के गाछ से धीरे धीरे उतरकर नीचे आई और अपने मटमैले आंचल से मुझे पूछने लगी। पिता दूर से ही हमें निर्विकार देखते रहे। उनके देखने में ही निहित था इस जीवन का अर्थ। उसके बाद भैया ने अपनी अटैची से निकालकर हमें बिस्कुट दिए और उस दुनिया की कहानी सुनाई जहां दिन रात बारिश होती रहती है। फिर अचानक बहन लौट गई अपनी सुरंग में। भैया अपना स्टीथोस्कोप लेकर अशेष दुख के पास चले गए और दादी जनेऊ वाली अपनी डलिया, कपास की लोई और तकली के साथ अपने पसंदीदा फल के वृक्ष में समा गई। और तब मैंने कोने में पड़े माहुर की एक पुरानी शीशी में बंद अपनी ओर टुकुर टुकुर ताकती एक बेचैन स्त्री दिखी मुझे, जिसकी शक्ल हमसे बहुत मिलती जुलती थी और जो 50 बरस पहले भादों की एक लबालब सुबह में लथपथ भीगी हुई हमसे बहुत दूर चली गई थी। जिसके बाद मैं उसकी जघन्य निर्ममता के किस्से सुन सुनकर ही हुआ था बड़ा। लेकिन आज इस एकांत में भादों की उस गनगनाती रात में मैं अग्निबाण की तरह प्रवेश करना चाहता था और उस स्त्री के असाध्य जीवन की उस वेदना तक पहुंचना चाहता था जिससे मुक्त होने के लिए उसने अपनी देह के कई टुकड़ों तक की परवाह नहीं की। मेरे प्राण में यह ऐसी कील थी ठुकी हुई जिस पर 50 वर्षों से लगातार चोट करती हथौड़े के निशान थे, जिससे 50 वर्षों की एक अनाथ अकुलाहट लटक रही थी, जिसे निकाल कर मैं आजाद हो जाना चाहता था फौरन। इसलिए लपक कर मैंने वह शीशी उठाई, पर आश्चर्य, उसमें कोई स्त्री नजर नहीं आई। पता नहीं वह कहां गई। फिर मैंने देखा कि वह शीशी रंग बदलती हुई मेरी देह बन गई है और देखते देखते मैं पपीते के गाछ में बदल गया हूं। बरामदे में अकेले भीगते हुए पपीते का यह गाछ यूं ही टपकता रहता चुपचाप, अंदर से उसे यदि पुकार नहीं लिया जाता। घर के भीतर मेरे प्रवेश करते ही पत्नी ने चौंक कर देखा। अरे, इस बारिश में कहां चले गए थे तुम? जीतपुर से आ रहा हूं, मेरे गांव का नाम है। जीतपुर से आ रहा हूं, मैंने कहा। तौलिए से मेरा सर पूछते हुए उसने परेशान होकर पूछा, तुम रो रहे हो? नहीं नहीं, मैंने कहा, ये तो वर्षा की बूंदें। धन्यवाद। अभी तो नहीं है। अगर मुझे ध्यान रहता कि कुछ मैथिल दर्शक या श्रोता होंगे तो शायद रख लेता। आपका बहुत बहुत आभार। जी। मेरे लिए कल आकाश की फुनगी पर लगा फल था। अभी हम सुन रहे थे कृष्ण मोहन झा जी को। आपका आभार सर। अब मैं अध्यक्षीय संबोधन एवं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष हिंदी विभाग प्रोफेसर सदानंद शाही जी को। आपका स्वागत है सर।
आज के कवि कृष्ण मोहन झा, आदरणीय प्रिय संजय कुमार जी और राजकुमार जी, आदरणीय प्रधान जी, चंद्रकला जी और साथियों, मुझे कविता पाठ के तुरंत बाद उस पर टिप्पणी करने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो मुझे लगता है कि कविता को अपना काम करने देना चाहिए। कवि से श्रोता तक जो कविता पहुंचती है वो अपने आप कुछ काम कर रही होती है, और जब हम अलग से उस पर टिप्पणी करते हैं तो कविता के काम में हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन अब राजकुमार का यही आदेश है कि हस्तक्षेप किया जाए। तो मैं जो कविताएं पढ़ी गई हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी न करके कवि के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। कविताएं आपकी भी हो जाए तो बहुत अच्छा। वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वहां लिखा है एकल काव्य पाठ, तो उसको एकल ही होने दिया जाए ना। ये देखिए, भारत में कोई चीज सिंगुलर में होती नहीं है। गलती से इन्होंने बाद में देखा कि एकल है। यहाँ तो सिंगुलर में कोई चीज हर चीज चलिए हाँ, यहाँ दो कुमार हैं तो जब राजकुमार जी अपने वक्तव्य में कृष्ण मोहन जी और केदार जी को, उनके संबंधों को पर बात कर रहे थे, तो एक और बात की ओर मेरा ध्यान गया। कृष्ण मोहन का अभी तक हिंदी में प्रकाशित एक बात संग्रह समय को चीरकर 1998 में आया। दूसरा संग्रह भी नहीं आया है हिंदी में। बीच में इन्होंने मैथिली का संग्रह प्रकाशित किया है। लगभग 25 साल हो गए हैं। इन्होंने मुझे बताया कि एक प्रकाशक के पास इनका संग्रह 1.5 साल से पड़ा हुआ है। तो वो अगर समय से आ जाता तो ये अंतराल करीब 22-23 वर्ष के अंतराल के बाद संग्रह आएगा। केदार जी का पहला संग्रह बिल्कुल अभी 1960 में आया था, या थोड़ा पहले आया था 60 के। और दूसरा संग्रह 2 दशक के अंतराल के बाद जमीन पक रही है 1980 में आया। तो ये जो कवि की लंबी चुप्पी है, इस चुप्पी का क्या कोई अर्थ है? खास तौर से ऐसे हाहाकारी समय में 90 के दशक में कवियों की बहुत सारे कवि एक साथ आए। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब कविता के सजग पाठक हैं, नाम आपके ध्यान में है। तो इनके साथ के बहुत सारे कवियों ने धड़ाधड़ संग्रह छपवाए। एक के बाद दूसरा, किसी के 12, किसी के 15। और एक कवि है जो एक संग्रह लेके बैठा हुआ है। ये जो कवि की चुप्पी है, इसका क्या अर्थ है? खास तौर से मैंने कहा कि एक हाहाकारी समय है। एक ऐसा समय है जिस समय मैंने थोड़ी बात विभाग में भी कह दी थी कि कवियों को शायद अपनी कविता पर भरोसा नहीं रह गया है, अपने आलोचकों पर भी भरोसा नहीं रह गया है, पाठकों पर भी नहीं रह गया है।
वो खुद ही अपनी कविता के पक्ष में और अपने कवि के पक्ष में बड़े बड़े नारे देने लगे हैं। वो धत उसी पर है और संग्रह पर संग्रह आए जा रहे हैं। हड़बड़ी मची हुई है कि किस तरह से हम अपने को महाकवि और विश्व कवि वगैरह मान लिए जाएं। न माने तो आपके गले पर वो कनपटी पर कुछ सटा उठा के भी मनमाने को तैयार हैं कवि। ऐसे समय में एक कवि एक संभावना, जिसमें जो संभावना लेके आया है, जिसके व्यक्तित्व तो जैसा राजकुमार जी ने कहा कि कृष्ण मोहन को कोई न जानता हो और देखे तो कह देगा कि हाँ कोई कवि ही है। तो व्यक्तित्व ही नहीं, जो भाषा है, कविता की जो विषय हैं, जो कविताएं आपने सुनी, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है कवि में। ये एक इस कवि को पर अलग से ध्यान देने की यह बात मांग करती है। कहा भी कृष्ण मोहन ने अपनी एक कविता में, अंतहीन बड़बड़ाहटों के दौड़ में, अंतहीन बड़बड़ाहटों का दौर है। अंतहीन बड़बड़ाहटों के दौर में मुझे लगता है कि चुप रहना भी एक कविता है, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो कहीं न कहीं उस बड़बड़ाहट के विरुद्ध खड़े होते हैं। एक ये समय जो है बड़बड़ाहटों का भी है, हिंसा का भी समय है। पिछले 20-25 साल में हिंसा इस कदर बढ़ी है और हर क्षेत्र में बढ़ी दिखाई पड़ रही है। वो देह तो आखिर देह होती है, कविता जब आप सुन रहे थे तो प्रेम और रोमान जैसे भाव जिस तरह से हमारे दैनंदिन जीवन से लुप्त हुए हैं और उस खाली हुई जगह पर हिंसा पसरती चली गई है, इस पर कवि की निगाह है। समय के प्रत्येक संस्करण, कोई भी समय एकायामी नहीं होता। बहुत सारी अंतर्ध्वनियां एक समय में गूंज रही होती हैं। कवि की निगाह, कवि के कान, कवि की इंद्रियां उन सभी ध्वनियों और दृश्यों से अपने को जोड़ती हैं। एक कविता में कृष्ण मोहन ने कहा कि खुद को छोटा किए बगैर कब आपने दूसरे को बड़ा बनाया है, याद करिए जरा। कब आपने करुणा से दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश की है, याद करिए जरा। तो कविता, मुझे लगता है कई बार हम लोग कविता से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद कर लेते हैं। बहुत बड़ी उम्मीद नहीं, लेकिन कविता हमारे जीवन में जो काम करती है वो यही करती है कि हमारी जो मनुष्यता है, उस मनुष्यता की हमें याद दिलाती रहती है। हमने जो कोई रातों रात हम मनुष्य नहीं बन गए हैं, मनुष्यता हमने अर्जित की है। हजारों लाखों वर्षों की एक यात्रा हमने की है और उस यात्रा में हम यहां तक पहुंचे हैं। कई बार इतिहास में ऐसे दौर आते हैं, हमारे वैदिक मंत्र भले कहते रहे हों कि असतो मां सत कमाया,
तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृत्योर्गमया। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम सत्य से असत्य की ओर चलने लगते हैं। हम प्रकाश से अंधकार की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में कवि हमको याद दिलाता है कि हमारी यह जो दिशा है यात्रा की, वो ठीक नहीं है। कहीं हम रास्ता भटक गए हैं, कहीं रास्ता भूल गए हैं। सही रास्ता इधर है। कृष्ण मोहन की कविताएं जो हमने सुनी और जो हमने पहले संग्रह में पढ़ी हैं, वो ऐसे ही समय में प्रचंड आक्रमण के दौर में सही रास्ता सुझाने वाली, उसकी ओर इशारा करने वाली कविताएं हैं। यह इशारा भी किसी, उसमें कहीं ये भाव नहीं दिखाई पड़ता कुछ लोगों में कि जैसे वो अंतिम सत्य बता रहे हों। एक जगह कहा कि जो लोग धत किस बात पर, जो पॉलिटिकली करेक्ट कविताएं लिखने पर या लेख लिखने पर या बातें करने पर, क्योंकि कई बार जो चीजें पॉलिटिकली करेक्ट होती हैं वो वास्तव में सत्य से बहुत दूर होती हैं। तो कविता का जो स्वाभाविक काम है, इतिहास में आरंभ से अब तक कविता जो काम करती आई है, बिना किसी हड़बड़ी के बहुत आश्वस्ति के साथ कृष्ण मोहन अपनी कविताओं के साथ हिंदी कविता में उपस्थित हैं। यह उपस्थिति हाहाकारी समय और बड़बड़ाहटों के दौर में गहरी आश्वस्ति से भरती है और हम बहुत उत्सुकता से उनके दूसरे संग्रह की प्रतीक्षा कर रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। बल्कि मैं पहले संग्रह की एक कविता कृष्ण मोहन की जो मेरे जहन में बनी रहती है, वो मैं सुनाना चाहता हूं, अगर अध्यक्ष जी की अनुमति हो। अध्यक्ष जी को, ओह तो ठीक है, वो कुर्सी से मैं अनुमति ले लेना। चलिए, आप डबल अध्यक्ष यहाँ भी और वहाँ भी। उस शहर की यात्रा। एक दिन हर एक को जाना होता है। उस शहर की यात्रा पर जिसके बारे में किसी भी किताब में कोई जानकारी नहीं है। एक दिन हर एक को जाना होता है उस शहर की यात्रा पर जिसके बारे में किसी भी किताब में कोई जानकारी नहीं है। न मानचित्र में मिलता है उसका संकेत, न मौसम वैज्ञानिक उस शहर के तापमान का अनुमान लगा पाता है, न ही तर्क वहां के जीवन की खोल पाता है गांठ। न कोई यात्री उस जगह की कोई पहचान लाता है, न कपड़े लत्ते का ख्याल, न राह खर्च का इंतजाम, न ही वहां की भाषा का कोई ज्ञान। रास्ते के नाम पर केवल गए हुओं के अनगिनत चेहरे, रास्ते के नाम पर केवल गए हुओं के अनगिनत चेहरे दूर धुएं के पार कांपते दिखते हैं। बेटे के मुंडन को फकत 3 दिन शेष रहते हैं। बेटे के मुंडन को फकत 3 दिन शेष रहते हैं। बेटी का ब्याह डठा रहता है। यमदूत की तरह भाई से नौकरी भागती फिरती है।
सब कुछ बेतरतीब रहता है जगह जगह, यहाँ तक कि सरसों के कच्चे तेल और हरी मिर्च में सना भरता कटोरी में ढका रह जाता है। धुला कपड़ा रह जाता है अलगनी पर टंगा हुआ, किसी से मिलने का वादा तना रह जाता है, कोई लौटाने वाली चीज रह जाती है ज्यों की त्यों बनी हुई। एक दिन हम इस देह को भी उतार कर रख देते हैं धोती की तरह, और अदृश्य गाड़ी पर सवार होकर चुपचाप अनजान शहर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो ऐसी सुंदर और बहुत महसूस करने वाली कविताओं के कवि को सुनकर आज हम लोगों की यह शाम या दोपहर सार्थक हुई, और इसके लिए मैं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के कुमार द्वय के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और आप सबके प्रति भी धन्यवाद। ये कविता सुना देते तो क्या हो जाता है, इतने लोग अनुरोध इंतजार कर रहे थे, आप कहेंगी तब सुनाइए। देखिए, बिना जब राजकुमार जी आरंभिक वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने जो बात कही उससे मिलती जुलती एक कविता है छोटी सी, जो मैंने एक कोरोना के दौर में ही लिखी थी। कट साहब वाली नहीं है, वो लंबी है, उसको ये छोटी सी कविता बस। बड़े धैर्यवान लोग हैं। अच्छा, अभी एक ये सुना लूं मैं। कविता का शीर्षक है अक्षरों के अभिलेखागार में। मेरे कविता लिखने से रेल की पटरी पर कट गए मजदूर जीवित नहीं हो जाएंगे। मेरे कविता लिखने से रेल की पटरी पर कट गए मजदूर जीवित नहीं हो जाएंगे। हजारों लाखों बेघर हुए मजदूरों का दुख दूर नहीं हो जाएगा। एक डॉक्टर जो इलाज करते करते रहस्यमय बीमारी का शिकार हुआ और मर गया। एक नर्स जो सेवा करते हुए बीमार हुई और मर गई। एक सिपाही जो चौराहे पर ड्यूटी देता रहा और मर गया। किसी को जीवित नहीं कर सकती मेरी कविताएं, किसी को जीवित नहीं कर सकती मेरी कविताएं। जिलाना तो बहुत दूर की बात है, मृतकों के परिजनों का दुख तक दूर नहीं कर सकती मेरी कविताएं। बीमा कंपनियों जैसी नहीं है मेरी कविताएं। बीमा कंपनियों जैसी नहीं है मेरी कविताएं, न ही शाहे वक्त हैं जो यह सब कर पाए। महर्षि वाल्मीकि के श्लोक लिख देने से क्रौंच पक्षी जी नहीं उठा था। महर्षि वाल्मीकि के श्लोक लिख देने से क्रौंच पक्षी जी नहीं उठा था, और न तो जीवित बच गई अभागी क्रौंची का दुख ही कुछ कम हो गया था। महर्षि वाल्मीकि के श्लोक लिख देने से क्रौंच पक्षी जी नहीं उठा था, और न तो जीवित बच गई अभागी क्रौंची का दुख ही कुछ कम हो गया था। बस बहेलिए की क्रूरता और क्रौंच पक्षी का दुख दर्ज हो गया था अक्षरों के अभिलेखागार में। संगतरास शायद न हो, देखता हूं।
ये संगतरास थोड़ी लंबी कविता है सर। अरे सुना दीजिए, सब लोग बैठे चलिए, कितना आपने गोरा करवा नहीं भाई खोज रहे हैं हैं? चलिए मिल गई। इस कविता का संबंध काशी हिंदू विश्वविद्यालय से है और आज से करीब 22-23 वर्ष पहले यहाँ दृश्य कला संकाय के अधिष्ठाता थे और विश्व के जाने माने मूर्ति शिल्पी थे। और अगर कभी आप संभवतः आरा में रमना के मैदान में हाँ, जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा उन्होंने बनाई है, और भी सुबह टहलने निकले और गायब हो गए और पता नहीं चला कि क्या हुआ, लौटे नहीं। बलबीर सिंह कट नाम था उनका और इसमें फिर खो गया कहीं। हाँ, कविता का शीर्षक है संगतरास, जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य होने के पहले मौजूद था। संगतरास, जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य होने से पहले मौजूद था। वह बनारस की एक पवित्र सुबह थी। ताजा फूलों की खुशबू गंगा की लहरों पर तैर रही थी। मंदिर के घंटियों की आवाज पक्षियों की चहचहाहट से होड़ ले रही थी। ऐसी ही एक सुबह का लुत्फ लेने निकला था संगतरास। ऐसी ही एक सुबह का लुत्फ लेने निकला था संगतरास। संगतरास, जिसे पहाड़ सुंदरता की खान दिखते। संगतरास, जो लगातार बेचैन रहता सुंदरता के उत्खनन के लिए। संगतरास, जिसने लाल, हरे, नीले, पीले, सफेद पत्थरों से खोज निकाली थीं अनगिनत जीवित आकृतियां, आज निकला था सुबह बनारस का जायजा लेने। जब वह निकला, पेड़ों पर कलरव करते पक्षियों के समूह ने उसका इस्तकबाल किया। बीच सड़क पर अलसाए खड़े पगुराते बनारसी साढ़ों ने भी उसे बड़े अदब से रास्ता दे दिया। धरती के सबसे पुराने नागरिक पेड़ एक लाइन से खड़े होकर उसे सलामी दे रहे थे। संगतरास के दिलो दिमाग में कुलबुला रही थीं असंख्य सौंदर्य मूर्तियां, जो पहाड़ों के गर्भ में पड़ी पड़ी हजारों वर्षों से विकल हो रही थीं। सबको आश्वस्त करता हुआ सधे कदमों से चलता चला जा रहा था संगतरास। उसे जुट जाना था पथराई दुनिया को सुंदर में बदल देने के काम में। उसे जुट जाना था पथराई दुनिया को सुंदर में बदल देने के काम में। उसे पत्थरों में जान डाल देनी थी। उस खूबसूरत सुबह के गर्भ में घात लगाए बैठा था एक अदृश्य लेकिन संगतरास के इंतजार में। इस नृशंस लेकिन को सुंदर मात्र से चिढ़ थी सुंदरता के उजास से। इसके पहले कि संगतरास लौटता, उसे दबोच लिया नृशंस लेकिन ने। उस सुबह किसी ने नहीं देखा
कि धरती फटी और संगतरास उसमें समा गया। उस सुबह किसी ने नहीं देखा कि धरती फटी और संगतरास उसमें समा गया। उस सुबह किसी ने नहीं देखा गंगा की लहरों को आते और संगतरास को अपने साथ ले जाते। किसी चील कौवे तक ने नहीं की उसकी शिनाख्त। उसे सूरज खा गया था या हवाएं उड़ा ले गईं, किसी को कुछ भी नहीं पता था। इधर जैसा एक पानी दे दीजिए है, हमारा तो खत्म हो गया है। जरा पानी है। उस सुबह किसी ने नहीं देखा कि धरती फटी और संगतरास उसमें समा गया। उस सुबह किसी ने नहीं देखा गंगा की लहरों को आते और संगतरास को अपने साथ ले जाते। किसी चील कौवे तक ने नहीं की उसकी शिनाख्त। उसे सूरज खा गया था या हवाएं उड़ा ले गई थीं, किसी को कुछ भी नहीं पता था। इधर खालिस बनारसी गपोड़िए थे जिनका जन्म ही बिना कुछ जाने चरम सत्य बोलने के लिए हुआ था। वे रचते रहे कहानियां कि संगतरास ऐसा था, वे रचते रहे किस्से कि संगतरास वैसा था। इस ऐसा और वैसा के बीच एक जीता जागता आदमी जो संगतरास था गायब हो गया था। सौंदर्य का सर्जक अदृश्य हो गया था और संस्थाएं चलती रहीं अपनी लय में। शहर चलता रहा अपनी लय में, लोग बाग चलते रहे अपनी लय में। साजिशें चलती रहीं, अखबार निकलते रहे और पढ़े जाते रहे। मंदिरों में बजती रहीं घंटियां, बजते रहे शंख। मस्जिदों से आती रहीं अजान की आवाजें। गुरुद्वारों में चलती रही अरदास। सहकर्मी लौट गए थे अपने काम पर। सुबह वैसे ही हो रही थी जैसे होती थी, शाम वैसे ही हो रही थी जैसे होती थी। घोड़ों की उदासी के बावजूद सूरज का रथ चलता रहा ज्यों का त्यों। पक्षी उदास हो गए थे, सांडों के माथे पर पड़ गया था बल। पेड़ पहले से ज्यादा गमगीन हो गए थे। आंसू की तरह बहे जा रही थी गंगा। उस सुबह को हुए इतने दिन बीत गए जो किसी भी शाम से ज्यादा काली थी, किसी भी खौफ से ज्यादा खौफनाक। आज भी हवाओं में गूंजता रहता है संगतरास का नाम, जिसे सुनते हैं इंतजार में खड़े पहाड़। पत्थरों की आंखों में बरबस ढुलक जाते हैं आंसू। इस तरह एक संगतरास जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य हो जाने से पहले मौजूद था, पत्थरों की दुनिया में किंवदंती बन गया। धन्यवाद। प्रोफेसर सदानंद शाही जी का हार्दिक आभार। अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद और काव्य पाठ के बाद अब समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। इस क्रम में मैं प्रोफेसर संजय कुमार जी, कोऑर्डिनेटर मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र, को धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर संजय कुमार जी।
काश मैं भी कवि होता। और आज पहली बार सचमुच में भीतर से ये, क्योंकि अब दो महान कवियों को सुनने के बाद शुष्क गद्य में महान हम लोग साथ मत लगाएं। अब आप आपत्ति करते, देखिए डेमोक्रेसी है, एक समय में यही आदमी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो अब मैं आपको महान मानता। तो शुष्क शब्दों पता है में कृष्णमोहन जी, किरार जी ने लिखा था कि महान शब्द पर 1 मिनट कम हो। नहीं, मैं बिल्कुल, बस इसके बाद तो मौन ही है, चाहे और क्या भाई। इतनी अच्छी कविताओं का रसास्वादन करने के बाद मौन ही तो, आपने पहले भी कहा कि मौन रहना ही अच्छा है। लेकिन जब आप कविता पढ़ रहे थे तो मुझे ध्यान आया, अंग्रेजी के एक बड़े कवि हुए थे, W.H. Auden। आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा बहुतों ने। और उन्होंने एक और, अब चूंकि शाही फरमान हुआ है कि महान शब्द का इस्तेमाल न करिए, तो मैं कैसे तो मैं कहता हूं कि एक साधारण कवि हुए थे, आप सब लोग जानते होंगे, W.B. येट्स, नोबेल प्राइज भी। खैर नोबेल प्राइज उनके लिए बहुत महत्व रखता भी नहीं था। तो उनकी याद में W.H. Auden ने एक कविता लिखी थी, और अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो 1939 में, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। और उसमें एक पंक्ति आती है, और सीधे सीधे वो उसकी प्रतिध्वनि मैं सुन रहा था सदानंद शाही जी की कविता में। तो W.H. Auden उसमें लिखते हैं, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। जो ये कह रहे थे कि मैं, पोएट्री न किसी को जिंदा कर सकती है, तमाम चीजें, लेकिन अद्भुत संयोग है। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, लेकिन इन्होंने अक्षरों का अभिलेखागार कहा, आपने क्या? अक्षरों का उन्होंने कहा, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें, कि मनुष्य की जो स्मृति का अभिलेखागार है, वहां से वो कभी मिटती नहीं, भले ही। तो चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, और दो महान कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप लोगों ने हम लोगों को अपनी कविता से रसासिक्त किया। तो अब बाहर चाय की भी व्यवस्था है, आप सब आमंत्रित।